हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो के अंदर हमने शुरू किया था भारत की जलवायु को, और आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पहले भी मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है कि अपनी जो वीडियो रहेंगी ये आपकी एंड तक, आप यानी कि ओनली ये मत समझें कि आपकी ओनली बीए पार्ट फर्स्ट की वीडियो है। ये आपको लास्ट तक, जब तक आप किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं चले जाते तब तक ये वीडियो आपके काम आने वाली हैं। तो इसीलिए गौर करें इन बातों पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें देखना है भारत की जलवायु में, और भारत की जलवायु का हमने एक पार्ट कर लिया है, एक लेसन हो चुका है, जिसके अंदर मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया था कि किस प्रकार से हमने भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय डिसाइड किया था। हालांकि भारत जो है वो उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध दोनों में आता है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इसके बाद हमने ऋतुओं को डिसाइड किया था, और ऋतुओं के अंदर हमारे पास में चल रही थी ग्रीष्म ऋतु। हम ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे थे, ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु का हमने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया था वो था 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक का। 15 जून तक हमने ग्रीष्म ऋतु को डिसाइड किया है, इसको यहाँ पे कवर किया है इतने टाइम के पीरियड के अंदर। अब इस समय हो क्या रहा है, हमने वो बातों को नोटिस करना था। तो हमने देखा था कि इस समय की अगर हम बात करते हैं तो एक बार अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यानी कर्क रेखा, और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास में 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश मकर रेखा। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो नॉर्मली यहाँ पर कुछ बेसिक एक स्थायी पवनें चलती हैं। यहाँ पूरी पृथ्वी पर स्थायी पवनें चलती हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 पवनों के नाम दिए गए हैं। एक का नाम है व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें। दूसरा है हमारे पास में पछुआ पवनें, पछुआ पवनें। और तीसरी आती है ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पवनें। यदि आपको ये पवनें अच्छी तरीके से समझनी होंगी तो मैं इसको समझाऊंगा जब अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास होगी उस टाइम पे। वर्ल्ड के अंदर हम जब विश्व की जलवायु की ओर डिसाइड करेंगे उस समय। फ़िलहाल हम यहाँ पे सिर्फ इतना देखने वाले हैं कि ये जो व्यापारिक पवनें होती हैं, ये व्यापारिक पवनें चलती हैं इस 30 अपने पास में ये रहेंगी उष्णकटिबंधों के अंदर रहेंगी, 30 के अंदर चलेंगी ये पवनें। 30 डिग्री से इस तरफ की ओर चलेंगी, यानी इस प्रकार से ये पवनें चलती हैं। ये पवनें इस प्रकार से चलती हैं, और ऐसे ही दक्षिण में ये पवनें यूँ चलती हैं। और इसीलिए इन पवनों को उत्तरी ध्रुव के अंदर, देखो ये पवन जो है ना, यहाँ से जो चल रही है ये किस दिशा से चल रही है, ये उत्तर दिशा और पूर्व दिशा। इस तरफ पूर्व है, इस तरफ उत्तर है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये हवा चल रही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं, नेट कहते हैं इस पवनों को। और जो नीचे से आएंगी, ये भी हम बात किसकी कर रहे हैं, ओनली व्यापारिक पवनों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्यापारिक पवनें जो हैं उनको दक्षिण ध्रुव में जब हम देखेंगे तो वो चलेंगी दक्षिण पूर्व से। कहाँ से चलेंगी, वो दक्षिण पूर्व से चलेंगी। तो इसलिए हम उससे कहेंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में 2 बातें आपने ये ध्यान रखनी है कि नेट की फुल फॉर्म क्या रहेगी यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, विंड्स यानी पवनें और ट्रेड यानी व्यापारिक, तो इसी तरह तरीके से साउथ ईस्ट ट्रेड रहेगी। अब अपने को लेके आना है इन सब चीज़ों को कहाँ पे, भारत की जलवायु पे लेके आना है। तो फोकस कीजिए इस बात पे कि भारत का हम ग्रीष्म ऋतु देखने हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के टाइम पीरियड है 15 मार्च से 15 जून। अब जून 15 मार्च यानी मार्च के बाद में बात करते हैं तो 21 मार्च को सूर्य होगा कर्क भूमध्य रेखा पे होगा, और उसके बाद में 21 जून को चला जाएगा
21 जून को आ जाएगा हमारे पास में कर्क रेखा पे आ जाएगा सूर्य। यानी हम बात कर रहे हैं जब सूरज जो पृथ्वी का भूमध्य और कर्क रेखा के बीच का हिस्सा सूर्य के सामने है, जब पृथ्वी का भूमध्य और कर्क के बीच का हिस्सा सूरज के सामने है, हम उस समय की बात कर रहे हैं। यानी हम मार्च से जून के बीच की बात कर रहे हैं। इस समय हमने देखा था कि यहाँ इस समय भारत के अंदर उत्तर भारत में पूरी गर्मी होती है, क्योंकि उत्तर भारत जो है वो कर्क रेखा से उत्तर में रह गया और दक्षिण भारत जो है वो कर्क रेखा से नीचे है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है इसीलिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और दूसरी बात कि यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास आपको इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान का मैप अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए। तो ये हमारे पास में इंडिया आ चुका है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा से ऊपर का हिस्सा जो है तो ये यहाँ से ऊपर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 21 जून के बाद अपन देखेंगे, यहाँ 21 जून को जब सूर्य यहाँ पे होगा, चमकेगा, तब पूरे भारत में गर्मी पूरी ज़्यादा होगी। लेकिन इसी समय की बात करते हैं तो इस समय दक्षिण भारत में अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ना शुरू हो रही है। इस एरिए में जब गर्मी बढ़ेगी यानी तापमान बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होता है, घटेगा। ये एक स्टेप मैंने बताया था आपको। दूसरा स्टेप था कि जो हवाएं होती हैं, हवाएं वो कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, हाई से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। और तीसरी बात हमने देखी थी कि जो स्थल भाग होता है वो जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जलीय हिस्सा है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, यानी टोटल हमारे पास में यहाँ नीचे हिंद महासागर है। अब यहाँ से गुजर रही है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से अगर हम भारत की दूरी देखें, कन्याकुमारी और भूमध्य रेखा के बीच का डिस्टेंस देखें तो ये आता है 6-7-8 किलोमीटर, यानी 876 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी आती है। अब होगा क्या कि इस टाइम पर ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में तो गर्म पवनें चलेंगी, गर्म पवनें इस समय चलेंगी। ये मार्च, अप्रैल, मई जून का जो टाइम है यहाँ पर चलती हैं पवनें लू पवनें जो होती हैं, लू की बात करते हैं तो ये उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवनें, उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म पवनें हैं। ये उष्ण शुष्क पवनें होती हैं, उष्ण शुष्क पवनें होती हैं। और ये कैसी पवनें हैं, ये अस्थायी पवनें हैं। ये स्थायी पवनें हैं जबकि ये अस्थायी है। क्यों? क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए चलती हैं, फिर उसके बाद में नहीं। तो लू पवनें उष्ण शुष्क होती हैं और ये इस प्रकार से चलती हैं, थार मरुस्थल की तरफ ये पवनें इस तरीके से चलती हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वो गर्म धरातल के ऊपर से गुजरती हैं तो क्या हो जाती हैं, उनमें आर्द्रता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो शुष्क हो जाती हैं और उष्ण होती हैं, यानी गर्म होती हैं, जिस वजह से यहाँ पर क्या होती है, गर्म पवनें चलती हैं, जिसे हम लू कहते हैं। अब इसी टाइम में अगर हम बात करते हैं तो दूसरी आती है हमारे पास में काल वैसाखी जो पवनें हैं ये भी क्या होती हैं, उष्ण शुष्क पवनें होती हैं। और ये पवनें चलती हैं बेसिकली इस पूर्वोत्तर भारत में, इस एरिया में चलती हैं। और जहाँ पर इन पवनें ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तो इन्हें काल वैसाखी कहते हैं। जबकि असम के अंदर, असम में अगर हम बात करते हैं तो इसे कहते हैं बारदोली की छीड़ा, यानी कि कष्ट। छीड़ा का अर्थ होता है कष्ट। ये कष्ट देने वाली पवनें होती हैं, बारदोली की छीड़ा। किन पवनों को कहा जाता है, काल वैसाखी को कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं, असम के अंदर कहा जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद में आगे देखते हैं तो यहाँ पर ये तो पवनें होगी, गर्म पवनें होगी, ठीक है। और नॉर्वेस्टर की बात करते हैं तो नॉर्वेस्टर जो पवनें होती हैं, नॉर्वेस्टर पवनें ये छोटा नागपुर पठार में चलती हैं। छोटा
छोटा नागपुर पठार में जो चलती हैं ये नॉर्वेस्टर पवनें होती हैं। इसके बाद देखिए, ये तो उत्तर भारत की कहानी है। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत में क्या हो रहा है इस समय। दक्षिण भारत, यहाँ पर भी लो प्रेशर था और इस समय पर यहाँ पर भी लो प्रेशर है, लेकिन यहाँ लो प्रेशर है और साथ में इसके क्या है, यहाँ पे महासागर है, समुद्र है। यहाँ पर समुद्र है और अभी तक सूरज है वो भी इस बीच में है, अभी भी वो कर्क और भूमध्य के बीच में है, यानी अभी वो कर्क रेखा की तरफ बढ़ रहा है। तो इस एरिया में क्या होगा, यहाँ पर जल है तो स्थल भी है। स्थल जो है वो जल से जल्दी गर्म होगा, ये गर्म जल्दी हो जाएगा, ये धीरे धीरे गर्म होगा। और जैसे जैसे ये गर्म होगा यहाँ से जल वाष्प होगा, यहाँ से जल वाष्प हुआ और फिर इस जल वाष्प होकर के ऊपर उठा। ऊपर उठने के बाद में हवाओं के सहारे वो कहाँ पर पहुँचा, इस एरिया लो प्रेशर की ओर, क्योंकि जब वहाँ पे बादल बन जाएंगे, जल वाष्प से क्या बन जाएंगे, बादल, और वो बादल अपने एरिया में क्या बनाएंगे, हाई प्रेशर बनाएंगे। जहाँ पर वो बादल होंगे वहाँ हाई प्रेशर बनेगा। आपने देखा होगा अभी बरसात का समय है तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि बादल बनते ही क्या हो जाता है, ठंडा महसूस होने लगता है अपने को। वो ठंडा महसूस होने का मतलब है कि वहाँ पे प्रेशर हाई हो चुका है, क्योंकि लो प्रेशर कब होता है, जब गर्मी अधिक होती है तब लो प्रेशर होता है। तो इसीलिए यहाँ जैसे बादल बने और इस बादलों से क्या होगा, ये बादल जो हैं हवाओं के सहारे किस तरफ चलेंगे, लो प्रेशर की ओर चलेंगे, क्योंकि हवाएं हमेशा हाई से लो चलती हैं। तो जैसे यहाँ आएंगे तो इस एरिया में उन्हें कोई भी भौतिक अवस्था मिलेगी, कोई भौतिक स्थलाकृति मिलेगी तो वो उससे टकराएंगे और वर्षा करेंगे, यानी दक्षिण भारत में क्या होगी, वर्षा होगी। ये जो वर्षा होती है, जो यानी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, इसे मानसून पूर्व की वर्षा कहते हैं। मानसून पूर्व की वर्षा कहा जाता है। ये मानसून पूर्व की वर्षा जो है ये 2-3 एरिया में ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ केरल के एरिया में होती है। केरल में होने वाली वर्षा जो है इसे हम कहते हैं चेरी ऑफ ब्लॉसम। देखिए यहाँ पे मैं 2-3 नाम लिख रहा हूँ, यही चलते हैं जहाँ पे अपने ये उत्तर भारत में तो हमने देखा यहाँ पे लू चल रही है और गर्म हवाएं चल रही हैं, जबकि दक्षिण भारत की बात करते हैं तो इस एरिया में हमारे पास एक होगी आमर वर्षा। आमर वर्षा ये कर्नाटक व महाराष्ट्र में होती है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होती है और इसे कहते हैं मैंगो शावर। मैंगो शावर भी कहा जाता है इसको, मैंगो शावर कहते हैं इसको, ठीक है। यानी आमर वर्षा आम की खेती के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। दूसरी आती है हमारे पास में चेरी ऑफ ब्लॉसम, चेरी ऑफ ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो कर्नाटक की वर्षा है यानी ये चेरी ऑफ ब्लॉसम जो वर्षा है ये होती है केरल तमिलनाडु में, सॉरी यहाँ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ एक मिस्टेक लग रहा है कि जो आमर वर्षा है ना, आमर वर्षा तो होती है केरल के अंदर और चेरी ऑफ ब्लॉसम जो होती है ये होती है कर्नाटक के एरिया में। यानी यहाँ पे क्या है, केरल और तमिलनाडु और यहाँ पे है कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र। क्यों, देखो क्योंकि चेरी ऑफ ब्लॉसम यानी ये जो वर्षा है ना इसे ही कॉफ़ी वर्षा भी कहते हैं, कॉफ़ी वर्षा भी कहते हैं। और इस समय कॉफ़ी वर्षा कहते हैं और इसी समय कॉफ़ी के क्या होते हैं, फूल खिलते हैं, कहवा के फूल खिलते हैं, इसलिए इसको फूलों की बौछार भी कहते हैं, फूलों की बौछार कहा जाता है। और ये कॉफ़ी जो होती है वो कर्नाटक में होती है, कॉफ़ी कर्नाटक में होती है और कर्नाटक में ही क्या है हमारे पास में, इसीलिए हम उसे क्या कह देते हैं, चेरी ऑफ ब्लॉसम कह देते हैं, फूलों की बौछार कह देते हैं, कॉफ़ी वर्षा कह देते हैं। इसके साथ ही एक पूर्वोत्तर भारत में भी इस समय वर्षा हो रही है जिसको कहते हैं चाय वर्षा। ये बेसिकली कहाँ होती है, असम के अंदर होती है। ये असम की पहाड़ी क्षेत्र, असम का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे जो वर्षा होती है उसे हम चाय वर्षा कहते हैं। क्लियर है। तो ये होगी मानसून पूर्व की वर्षा, यानी पूर्व मानसून की वर्षा होती है जो दक्षिण भारत में होती है मेनली। और ग्रीष्म ऋतु में जो है ये दो कंडीशन जो है ये दोनों की दोनों ग्रीष्म ऋतु की बातें हैं। अब आते हैं हम वर्षा ऋतु पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्षा ऋतु।
तो देखिए वर्षा ऋतु की बात करते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो शेड्यूल तैयार किया था ये वर्षा ऋतु का था हमारे पास में। क्यों? क्योंकि इस समय क्या होगा, सूर्य जो है अब वो भूमध्य रेखा को छोड़ करके कहाँ आ चुका है, कर्क रेखा पे। क्योंकि वर्षा ऋतु की हमने जो टाइमिंग डिसाइड की है वो 15 जून से शुरू होती है, यानी 15 जून के बाद में तो ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, सॉरी वर्षा ऋतु आ जाएगी। तो मैं इसको एक बार साफ़ करने वाला हूँ, आप इन चीज़ों को नोट कर लिया करें साथ के साथ। इनको याद रखना है नीचे वाली चीज़ों को, और यहाँ पर मैं इसे भी साफ़ कर दे रहा हूँ। चलिए तो देखें, यहाँ पर हमारे पास में अब बात कर रहे थे हम वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु टाइमिंग हमने इसकी डिसाइड की है 15 जून से 15 सितंबर, ठीक है, जून से 15 सितंबर आने वाला है 15 सितंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास में वर्षा ऋतु है। अब इस टाइम में क्या होगा, जून 15 जून यानी कि 15 जून के बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी। 15 जून के बाद में आएगा 21 जून, क्योंकि 21 जून को सूर्य कहाँ पे होगा, कर्क रेखा। तो हम डायरेक्टली कहाँ चलते हैं, 21 जून पे चलते हैं। यहाँ कर्क रेखा है तो सूर्य जो है वो यहाँ पर सीधा चमक रहा है, कर्क रेखा पर सीधा सूर्य चमक रहा है। 10 दिन तक सूरज इस बीच में ही रहेगा, क्योंकि 5 दिन जब वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वो उन 5 दिनों में भी गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, और जब वो यहाँ से वापस जाएगा तब भी गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसीलिए हम इसके 10 दिन यहाँ पे मानते हैं कि सूरज 10 दिन अपना प्रभाव कर्क रेखा पे बहुत ज़्यादा देता है। अब देखिए होगा क्या इस टाइम पे, अब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा है, यानी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, लो प्रेशर के 2 मुख्य पॉइंट है, मेन पॉइंट लो प्रेशर के, एक तो है थार का मरुस्थल एलपी, लो प्रेशर का एक केंद्र कौन सा है, थार मरुस्थल, और दूसरा केंद्र लो प्रेशर का है तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत का पठार, ये पूरा ऊपर तिब्बत का पठार है, वहाँ पर भी क्या मिलेगा हमें, लो प्रेशर क्रिएट होगा इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है इसीलिए। अब देखते हैं जब यहाँ पे लो प्रेशर होगा तो दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि ये भूमध्य रेखा है, और इस भूमध्य रेखा पर ये जो पवने हैं, ये पवने जो है नीचे वाली, ये कहाँ तक आती हैं, भूमध्य रेखा तक आती हैं, और ये पवने भी कहाँ तक आती हैं, भूमध्य रेखा तक आती हैं। अब इस बीच एक क्षेत्र होता है जिसे कहते हैं ITCZ। ITCZ इस क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में होता है, सॉरी 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ का जो एरिया है ना, ये कहलाता है ITCZ। अब इस क्षेत्र में क्या होगा, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इस क्षेत्र में लो प्रेशर होता है। इस लो प्रेशर की वजह से ही ये पवने जो हैं इसको भरने के लिए दोनों तरफ से चलती हैं। अब जैसे ही सूरज कर्क रेखा पे गया तो ये जो ITCZ होता है ना, ये भी 5 डिग्री उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इनको अच्छी तरीके से समझना है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, वर्ल्ड की क्लाइमेट में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं सिर्फ इतना ही कि ये जो ITCZ जोन है, ये जोन 5 डिग्री नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर खिसक जाएगा। जैसे ये ऊपर की ओर खिसकेगा तो ये जाएगा 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में। 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ITCZ इस क्षेत्र में आ चुका है। ITCZ यहाँ पे आ चुका है। अब होता क्या है कि जो नीचे से जो ये पवने आती हैं, जो ये पवने आ रही हैं सेट पवने साउथ ईस्ट, सेट पवने ऐसे चलती हैं, साउथ ईस्ट से चलती हैं इस तरीके से ये पवने यहाँ पे चल रही हैं। अब ये पवने इसको भरने, इस क्षेत्र को ITCZ में आएंगी। ये पवने ऊपर वाली भी ITCZ में आती है, नीचे वाली भी उसमें आती हैं। जब ये उसमें आएंगी तो इनको 0 डिग्री क्रॉस करना पड़ेगा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा को क्रॉस करके फिर ही वो इस एरिया में एंटर कर सकती हैं, 0 से 10 के बीच वाले में।
अब जैसे ही ये पवनें इस 0 डिग्री को क्रॉस करती हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट बात, कोरियोलिस बल की बात आती है, यानी फेरल का नियम आता है। यहाँ पे आता है फेरल का नियम, फेरल का नियम। अब देखो फेरल के नियम के अंदर क्या कहा गया था, फेरल ने जब इस नियम को दिया तो उसमें कहा था कि उत्तरी गोलार्ध की जो पवनें होंगी वो अपनी दाईं तरफ मुड़ेंगी और दक्षिण गोलार्ध की जो पवनें होंगी वो अपनी बाईं तरफ चलेंगी, बाईं तरफ की ओर चलेंगी। हालांकि ये पवनें सीधी चलनी चाहिए थी, लेकिन इस फेरल के नियम के अनुसार जो नीचे से पवन आ रही है वो अपनी बाईं तरफ मुड़ रही है, यानी इस तरफ ऐसे हो रही है तिरछी, हो इस तरफ तिरछी चल रही है। तो उसी नियम को फॉलो करते हुए जैसे वो पवन इसको क्रॉस करेगी तो अब ये उत्तरी गोलार्ध में एंटर कर चुकी है और उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाईं तरफ मुड़ती है, तो इसका दायां यू टर्न हो जाएगा। अब ये जो पवनें यहाँ पे आ रही थी ना, अब वो यहाँ ऐसे चलेंगी इस तरीके से, और अब इनकी दिशा हो चुकी है दक्षिण पश्चिम। अब ये दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं, अब ये पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही हैं। तो जैसे ये दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा वो दक्षिण पश्चिम का मानसून लाने वाली पवनें यही हैं। अब ये पवनें ही अगर ITC-Z उत्तर में ना आता तो ये पवनें भी नहीं आती और दक्षिण पश्चिम मानसून भी नहीं आता। तो अब ये पवनें, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, अब ये इसकी उत्पत्ति हो चुकी है। इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, ITC-Z जोन के 5 डिग्री उत्तर में शिफ्ट होना इसका मुख्य कारण है। और ये क्यों शिफ्ट हुआ, इसका कारण क्या है, क्योंकि सूरज जो है अभी वो कर्क रेखा पे आ चुका है। जैसे ही सूरज 0 डिग्री पे जाएगा, भूमध्य रेखा पे जाएगा, ये वापस अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। और जैसे ही सूरज मकर रेखा पे जाएगा तब ये ITC-Z जो 5 डिग्री उत्तर में आया है ना, वो अगली बार 5 डिग्री दक्षिण में चला जाएगा। यानी तब हम उसको लिखेंगे 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ लिखेंगे। ओके, चलिए देखें, अब कंडीशन यहाँ से शुरू होती है। इस समय ये पवनें शुरू होगी। अब ये पवनें इस एरिए में जितने भी गर्मी की वजह से जितने भी जल वाष्प हुआ है और उससे बादल बने हैं, वो सब बादलों को लेकर के ये कहाँ होंगी, ये भारत में इस तरीके से भारत में एंटर होंगी। भारत के बाद में इधर भी अगर आप देखोगे तो इंडोनेशिया वगैरह में जाएंगी, म्यांमार वगैरह में जाएंगी। तो ये पवनें अकेली भारत में ही नहीं आती, ये पूरे विश्व पर चलने वाली पवनें हैं। क्योंकि ये पवनें कौन सी हैं, सेट पवनें हैं, सेट पवनें। और सेट पवनें यानी ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक, और ये स्थायी पवनें हैं। क्लियर। तो चलिए देखें अब क्या होगा। अब यहाँ से ये पवनें आएंगी तो ये मानसून है, यही क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। अब यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो इस केरल के तट से टकरा करके 2 हिस्सों में बटेगा। अब इस दक्षिण पश्चिम मानसून के 2 हिस्से बनेंगे, 2 शाखाएं बनेंगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाएं, तो इसकी 2 शाखाएं हैं और उनका 2 शाखाओं में बंटने का कारण क्या है, तो कारण रहेगा केरल का या भारत का, यानी प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है इसकी, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार यानी एक कौन बन रहा है, तो जो भी चीज़ से टकराएगी वो 2 हिस्सों में बटेगी। दूसरा कारण और ध्यान रखिएगा, ये पहला कारण है। दूसरा कारण 2 निम्न दाब क्षेत्रों का बनना इसका कारण है। देखो 2 क्षेत्र, एक तो थार का मरुस्थल लो प्रेशर है, एक तिब्बत का मैदान लो प्रेशर है। इस वजह से भी इस शाखा के 2 हिस्से हो रहे हैं, 2 शाखाओं में बन रही है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं, पहली शाखा रहेगी अरब सागरीय शाखा, और दूसरी रहेगी हमारे पास में बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये हमारे पास में रहेंगे। ओके।
और जो बंगाल की जो अरब सागर की शाखा है, अरब सागरीय शाखा, ये भारत में 3 उपशाखाओं के रूप में एंटर करेगी। उपशाखाओं के रूप में एंटर करेगी। और बंगाल की खाड़ी जो है ये भारत में 2 उपशाखाओं के रूप में एंटर करेगी। अब इनके बारे में जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एक यूट्यूबर हैं कल्याण सिंह को बहुत बहुत बधाई है उनके 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर। और ये जो यूट्यूब चैनल है ये ई मित्रा एंड एजुकेशन चैनल है, जहाँ पे आपको हर वैकेंसी की नोटिफिकेशन मिलती है। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए हो, कुछ भी आपने सीखना है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें, जो डॉक्यूमेंट आपने बनाना है, कैसे उनको डाउनलोड किया जाता है, कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, कैसे उसका फॉर्म फिल किया जाता है, ये सब डिटेल आपको मिल जाएगी ई मित्रा एंड एजुकेशन चैनल पर। मैं आपको इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ पर जाकर के आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। उसमें आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फिर से कल्याण सिंह को बहुत बहुत बधाई है इस बारे में। और मिलते हैं आपसे भी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।